प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में लीनियर मैग्निफिकेशन। तो क्या होती है परिभाषा रेखीय आवर्धन की? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिएगा, रेखीय आवर्धन एम बराबर क्या रहेगा? प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई रहेगी। अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई को आई मान लेते हैं तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा? आई। और वस्तु की लंबाई को o मान लेते हैं तो m इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? आई अपॉन ओ हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेखीय आवर्धन रहेगा। m की वैल्यू, m का जो मान आएगा वो हमें ये बताएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है या फिर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। इसके लिए करते हैं डेरिवेशन की रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। तो देखते हैं अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन। तो इसके लिए लेते हैं एक अवतल दर्पण। जैसे कि ये हमारे पास क्या है? एक अवतल दर्पण है। दर्पण में क्या होता है कि दर्पण में एक तरफ क्या होती है? पॉलिश की जाती है। तो हमने क्या किया, दर्पण में इस तरफ ने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। दर्पण में हमने पॉलिश कर दी। ये क्या होता है? ये होता है इसका मुख्य अक्ष। ये रहा हमारे पास मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष रहा तो ये हमारे पास पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट कहलाएगा दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। ये रहा हमारे पास दर्पण का ध्रुव, क्या रहा? पी हमारे पास रहा। और ये हमने मान लिया हमारे पास इसका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को किससे लिखा जाता है? वक्रता केंद्र को लिखा जाता है सी से। ये रहा वक्रता केंद्र सी। बताया गया जो फोकस होता है और ध्रुव के बीच में होता है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या रहा? ये हमारे पास रहा फोकस। फोकस को किससे लिखा गया? एम से लिखा गया। तो परिभाषा क्या है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो हमें एक तरफ वस्तु लेनी पड़ेगी, एक तरफ क्या लेना पड़ेगा? प्रतिबिंब लेना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं इस तरफ। ये हमारे पास एक वस्तु है। वस्तु है हमारे पास ओ ओ डैश। हम एक किरण ले जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है वो क्या होती है? वो आपको बताया गया है। परावर्तित होने के पश्चात कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। तो ये किरण कहाँ से आएगी? ये किरण यहाँ से फोकस से होके चली जाएगी। ये रही परावर्तित हुई, कहाँ से चली गई? फोकस से होके चली गई। तो ये एक हमारे पास ये रही। ठीक है। अच्छा, और दूसरी किरण हम लेके आते हैं दर्पण के ध्रुव पे। और दर्पण के ध्रुव पे
किरण जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है, ये भी आपको नियम बताया गया है। तो हम ये किरण देखते हैं, तो ये किरण रही आपकी, यहां से आई, जिस कोण पे आई उसी कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो गई। जिस कोण पे आई उसी कोण पे परावर्तित हो गई। कहीं ना कहीं पे ये दोनों किरणें क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, काट जाती हैं। तो काट जाने का आशय हमारे पास क्या है, वहां हमारे पास क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहां से क्या करते हैं, लंब खींच देते हैं यहां से। तो ये बन गया हमारे पास प्रतिबिंब। इसका कौन सा बन गया, प्रतिबिंब बन गया हमारे पास आई और आई डैश। तो हम इसमें लिखना शुरू करेंगे कि माना एक अवतल दर्पण हमारे पास, कौन कौन सा अवतल दर्पण, इसको हम नाम दे देते हैं कि माना एक अवतल दर्पण हमारे पास M1 M2, जिसका वक्रता केंद्र C, फोकस F, वस्तु हमारे पास कौन सी है, O डैश है। तो देखिएगा, माना एक अवतल दर्पण M1 M2, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है, तथा कोई वस्तु O डैश है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहां से आपको बताया गया, तो दूरियां कहां से नापी जाती हैं, दूरियां नापी जाती हैं दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव से नापी जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में नापी की दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। कहने का से इस तरफ जाने वाली दूरियां यूं, अगर हम ध्रुव के इस तरफ जाते हैं तो कैसी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। अगर हम ध्रुव के इस तरफ आते हैं तो दूरियां कैसी रहेंगी हमारे पास, निगेटिव रहेंगी। तो हमारे पास वस्तु तक की दूरी क्या होती है, वस्तु तक की दूरी होती है हमारे पास u। तो ये हमारे पास दूरी कितनी रहेगी, यहां से लेके यहां तक हमारे पास कितनी रहेगी, दूरी रहेगी u। और ये हमारे पास प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी रहेगी हमारे पास, प्रतिबिंब तक की दूरी हमारे पास कितनी रहेगी, v रहेगी। अच्छा, प्रतिबिंब तक की दूरी हमारे पास बी रही, यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, फोकस एफ हो जाएगा इस तरफ। सीधी सी बात है कि इस तरफ जो नाप, ध्रुव के इस तरफ नापी की दूरियां कैसी रहेंगी, ऋणात्मक रहेंगी, और ध्रुव के उस तरफ नापी की दूरियां कैसी रहेंगी, धनात्मक रहेंगी। और मुख्य से ऊपर की ओर नापी की दूरियां हमारे पास कैसी हैं, ऊपर की ओर नापी की दूरियां हमारे पास धनात्मक होती हैं, और नीचे की ओर नापी की दूरियां हमारे पास कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो आप समझ जाइएगा, हमारे पास अगर हम ओपी लिखें तो ओपी को कैसा लिखेंगे, इस तरफ नापेंगे तो कैसी हो जाएगी हमारे पास, माइनस की यू हो जाएगी। अगर हम आईपी की बात करें, आईपी कितनी हो जाएगी, माइनस की वी हो जाएगी। अगर हम इसमें जो हमारे वस्तु की लंबाई ओ डैश है, ओ डैश को चलो हम y1 मान लेते हैं, ओ डैश मतलब वस्तु की लंबाई को मतलब ओ माना था, अगर हम इसको चाहे तो y1 मान सकते हैं। तो ऊपर की तरफ हमारे पास ओ डैश कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और नीचे हमारे पास प्रतिबिंब है तो आई डैश, नीचे की तरफ नापी दुनिया कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, कितना रहेगा, माइनस का बाई 2 रहेगा। अब आप देखिएगा इन त्रिभुजों में, एक त्रिभुज हमारे पास है त्रिभुज ओ डैश पी, और दूसरा त्रिभुज है आई डैश आई पी। दोनों में देखिएगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर है 90 अंश का है, 90 अंश का हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है कि ये वाला कोण,
इस कोण के बराबर होगा। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। और वैसे भी आपको बताया गया कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गई। तो तीसरा कोण क्या होगा? तीसरा कोण आपस में स्वयं बराबर हो जाएगा। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समान कोणिक हो जाएंगे। समान कोणिक होने का मतलब सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें क्या लगा देंगे? इसमें हम समरूपता लगा देंगे। अच्छा, समरूपता में क्या होता है? जो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होता है? बराबर होता है। तो देखिएगा, त्रिभुज ओ ओ डैश पी तथा त्रिभुज क्या रहेगा हमारे पास? आई आई डैश पी में किससे? समरूपता से। समरूपता से हमारे पास संगत भुजाओं का अनुपात कैसा रहता है? बराबर रहता है। तो ओ ओ डैश, इसके संगत भुजा कौन सी रहेगी हमारे पास? आई आई डैश रहेगी। लंब, लंब के अंदर से रहेगा तो हमारे पास क्या रहेगा? आई आई डैश। अब क्या बचा हमारे पास? इधर आधार बचेगा। इसका आधार कितना है? इसका आधार है ओपी, और इसका आधार कितना हमारे पास है? ओपी, और इसका आधार हमारे पास कितना? आईपी। ओपी बटे आईपी। लेकिन ओ ओ डैश को हमने कितना माना है? ओ ओ डैश को हमने बाई वन माना है। आई आई डैश को कितना माना है? बाई टू माना है। बाई टू रहा, चिन्ह सहित आएगा हमारे पास। ओपी हमारे पास कितना है? माइनस का यू है, और ये हमारे पास कितना है? माइनस का वी है। लेकिन जो परिभाषा बताएगी उसमें बताया गया कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई कहाँ होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। प्रतिबिंब की लंबाई हमारे पास कितनी यहाँ पे? बाई टू है। तो इसको हम यूं लिखते हैं, इसको यूं लिखते हैं, हमारे पास क्या रहेगा? माइनस का बाई टू अपॉन बाई वन माइनस का v अपॉन माइनस यू। लेकिन ये किसके बराबर होता है? ये होता है आवर्धन के बराबर। तो आवर्धन m बराबर कितना रहेगा? माइनस का बाई टू बटे बाई वन इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन माइनस यू। माइनस से माइनस चला जाएगा। जब माइनस से माइनस चला गया तो हमारे पास m इज इक्वल टू कितना बचा? तो m इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास? m इज इक्वल टू बचा माइनस का वाई टू अपॉन वाई वन इज इक्वल टू v अपॉन यू। माइनस चिन्ह इसको इधर पहुंचा देते हैं तो m बराबर हमारे पास क्या बचेगा? वाई टू बटे वाई वन इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। तो माइनस का v अपॉन यू, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला रहा? ये हमारे पास आवर्धन का सूत्र रहा। तो बाई टू इसमें क्या है? बाई टू इसमें प्रतिबिंब की लंबाई है। बाई वन इसमें क्या है? वस्तु की लंबाई है। v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी है। u क्या है? ध्रुव से वस्तु तक की दूरी है। तो जब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो इसमें u v बाई टू बाई वन के जो भी मान हैं वो चिन्ह सहित लगाए जाएंगे। कैसे लगाए जाएंगे? चिन्ह सहित लगाए जाएंगे। तो अब देखिएगा, अगर इसमें m की कई कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन हमारे पास है आवर्धन की, ये हो सकती है m इज इक्वल टू पॉजिटिव, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकती है m इज इक्वल टू नेगेटिव। m का मान धनात्मक आ सकता है, m का मान ऋणात्मक आ सकता है। तीसरी कंडीशन हो सकती है m का मान एक से कम आ सकता है, और चौथी कंडीशन हो सकती है m का मान एक से बड़ा आ सकता है। अगर m का मान धनात्मक है, आप समझिएगा, यदि m का मान धनात्मक है, धनात्मक होने का मतलब जो हमारे पास आवर्धन है वो कैसा? धनात्मक है। धनात्मक होने का मतलब सीधी सी बात है, वस्तु हमारे पास कैसी है? ऊपर की तरफ है, तो वस्तु की लंबाई कैसी रहती है? धनात्मक रहती है। अगर प्रतिबिंब ऊपर नीचे की तरफ बनेगा
तो ऋणात्मक रहेगा। अगर जब प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनेगा तभी धनात्मक आएगा। तो कहने का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। जब प्रतिबिंब सीधा बनता है, जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो उस समय प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है अगर m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। सीधा। दूसरी कंडीशन, जब m का मान ऋणात्मक है। जब m का मान ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। नीचे तरफ बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, हमारे पास वास्तविक होगा। तो सीधी सी बात है, जब m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा। अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक रहेगा इसमें। प्रथम क्या रहा हमारे पास, उल्टा था वास्तविक था। अगर m का मान थर्ड कंडीशन में क्या है, एक से कम है। एक से कम कब आएगा, एक से कम तब आएगा जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या होगी, कम होगी। तो कहने का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। m का मान अगर एक से कम है तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, प्रतिबिंब छोटा रहेगा। छोटा रहेगा। इसी प्रकार अगर कंडीशन क्या है कि m इज ग्रेटर देन 1, अगर m का मान एक से ज्यादा है तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा रहेगा। तो प्रतिबिंब क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो आप चारों कंडीशन समझ गए होंगे कि अगर m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। अगर m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा सा वास्तविक बनता है। अगर m का मान एक से कम है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है वस्तु की अपेक्षा। अगर m का मान एक से ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है वस्तु की अपेक्षा। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है रेखीय आवर्धन। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।